हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपके जीआईसी अल्टीग्रेड लेक्चरर तथा जो भी तैयारी आप कर रहे हैं बहुत अच्छी चल रही होगी। आप जानते हैं आपके सामने उपस्थित है जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस नंबर 7। जी हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको पर डे शाम को हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये जो है प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अभी तक एग्जाम्स हुए हैं उनके ही क्वेश्चंस हैं जो आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई गई परीक्षा जीआईसी एलटी ग्रेड के पैटर्न पर तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है जो शामिल किए गए हैं सब्जेक्ट उसी पैटर्न के आधार पर ये सारे सब्जेक्ट शामिल करके एक कंप्लीट मटेरियल आपको एग्जाम वाली फीलिंग देने के लिए तैयार किया गया है। और इस प्रैक्टिस का अगर आप जो मैं पढ़ाता हूं आंसर की पीडीएफ और सारी चीजें 1-to-1 गाइडेंस, ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं तो एक हमारा पेड ग्रुप जो है मैंने बना रखा, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। उसमें 199 रुपए उसका चार्ज है पूरे जो है जब तक एग्जाम नहीं होता है, या फिर आप 49 रुपए पर महीने के हिसाब से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर लेते हैं पहला क्वेश्चन है निम्न मुगल बादशाहों में से किस एक ने सिजदा या साष्टांग करने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। ध्यान दीजिएगा मित्र, इसमें सिजदा या साष्टांग की बात कर रहा है कि इस प्रथा को किसने समाप्त किया था। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां और चौथा है औरंगजेब। जी हाँ, तो ये चारों ऑप्शन है, इनमें से आपको सही बताना है। जो भी आपका आंसर, जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुआ करें उसको आप जरूर ग्रुप में जो है अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है शाहजहां। जी हाँ, सिजदा या साष्टांग करने की जो प्रथा थी उसको शाहजहां ने समाप्त किया था। ठीक है, सिजदा से मतलब ये होता था कि घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने सर झुकाना, और पैबोस का मतलब ये होता था कि सुल्तान के कदमों को चूमना, यानी एक तरीके से अपने आप को अपने सुल्तान के सामने जो है यानी बादशाहों के सामने अपने आप को झुका देने की प्रथा थी। ठीक है, तो इस प्रथा को खत्म किया था किसने? शाहजहां ने। ठीक है, तो अब इस प्रथा को कब खत्म किया गया ये भी जान लेना चाहिए। तो 1636 से 37 के बीच में इस प्रथा का अंत कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हिंडले कमीशन का संबंध किससे था। तो पहला ऑप्शन है श्रम से, दूसरा शिक्षा से, तीसरा सार्वजनिक स्वास्थ्य से, चौथा है सिविल सेवा के पुनर्गठन में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह आपको बताना है, वो है श्रम से। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता को स्वीकार करना है। जी हाँ, तो इसमें कौन सा आंदोलन था उसको बताना है। पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, और चौथा है मंदिर प्रवेश। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है असहयोग आंदोलन। जी हाँ, आप जानते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत उपाधियों तथा अनैतिक पदों का परित्याग करना, स्कूल, कॉलेज तथा सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तु का परित्याग और स्वदेशी वस्तु के व्यवहार का कार्यक्रम बनाया। मतलब गांधी जी किसी भी तरीके से ये जो है अंग्रेजों का जो है सहयोग नहीं करना चाहते थे, इसीलिए इसका नाम असहयोग आंदोलन के रूप में रखा गया। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि 4 फरवरी 1922 में यह आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, लेकिन 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट एक जो चौरी चौरा नामक जो जगह है वहां पर एक हिंसात्मक घटना होती है। चौरी चौरा कांड आप लोगों ने सुना होगा। जब वो घटना होती है तो उससे विचलित होकर के गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को वापस ले लिया, और इससे क्षुब्ध होकर के सुभाष चंद्र बोस ने कहा था यह तो असफलता को स्वीकार करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निषद काल के राजा अश्वपति कहां के शासक थे। आपको बताना है। पहला है काशी के, दूसरा है कैकेय के, तीसरा है पांचाल के, चौथा है विदेह के। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए इसको शामिल किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वह है कैकेय के। जी हाँ, कहां के थे? कैकेय के। दूसरा आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम संदेह स्थल है। मतलब भारत की स्वतंत्रता के बाद जो पहला जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो एक जगह प्राप्त हुई थी जिसकी खुदाई की गई थी वो कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है रोपड़, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है बनवाली, चौथा है लोथल। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है रोपड़। जी हाँ, रोपड़ जो कि कहां पर है?
रोपड़ है आपका पंजाब में स्थित है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, एक और नाम से बोला जाता है, रोपड़ को रूपनगर के नाम से भी बोला जाता है। किसके नाम से? रूपनगर के नाम से, ठीक है। यह जो है रोपड़ जो कि एक जिला है पंजाब का, सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसका सर्वप्रथम जो है उत्खनन कराया गया था। इसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल ने 1950 ईस्वी में की थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? पहला ऑप्शन है लिबरल पार्टी, दूसरा है हिंदू महासभा, तीसरा है शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और चौथा है कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसमें कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसका प्रतिनिधित्व जो है भारत की संविधान सभा में, जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसमें नहीं था? तो इसका जो सही आंसर है वह है लिबरल पार्टी। जी हाँ, लिबरल पार्टी, ठीक है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व तो नहीं था। अब बाकी हिंदू महासभा से कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल से थे, ठीक है। और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से भीमराव अंबेडकर साहब थे जो बंबई से थे। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ लाहिड़ी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक, 330 टू 342 तक किससे संबंधित है? इसको आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है प्रशासनिक अभिकरणों से, अखिल भारतीय सेवाओं से, और तीसरा ऑप्शन है वित्त आयोग से, चौथा ऑप्शन है लोकसभा के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। जी हाँ, भारतीय संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 330 से 343 तक के कुछ वर्गों जैसे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है के लिए यहाँ पर विशेषाधिकार का उपबंध किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, संसद में लेखा के लिए वोट कब आवश्यक है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन, लेखा के लिए वोट कब आवश्यक है? पहला ऑप्शन है जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। दूसरा है बड़े कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता हो। तीसरा, जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका सी। जी हाँ, जब वार्षिक बजट के पारित होने की आशा सरकार को नहीं रहती है तो शेष बचे जो प्रशासनिक एवं योजनागत कार्यों के व्यय के लिए एक विशेष प्रावधान बनाया गया जिसे लेखा के लिए ओट का नाम दिया गया, ठीक है। क्या नाम दिया? ओट ऑन अकाउंट, ठीक है, जिससे सरकार संसद में पारित कर व्यय के लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराती है। सामान्यतः ये जो स्थिति बनती है वो कब बनती है? लेखा के लिए वोट वाली दौरान जो है निष्कासित बजट केवल 2 महीने के लिए, मतलब इस तरह से जो बजट निकाला जाता है वो 2 महीने के लिए निकाला जाता है। और यह कब स्थिति इसकी बनती है? जब देश में चुनाव मतलब चुनावी वर्ष हो। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वह है राष्ट्रपति राज्यसभा हेतु कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इसमें 4 ऑप्शन है, पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 10, चौथा है 12। तो इसका जो सही आंसर है वह है 12। जी हाँ, चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति साहब होते हैं वो राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को। और वो 12 सदस्य कहाँ से आते हैं? ठीक है, वो खास करके साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने विशेष जो है अपना योगदान दिया होता है। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर के 250 सदस्य होते हैं, जो कि वर्तमान में कितने हैं? 245। और 233 जो है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 12 राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कोड का उपयोग सही तरीके से करना है। इसमें आपको बताना है सूची 1 में शिक्षा का अधिकार, यानी इसको कब दिया गया, कौन सा संशोधन है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, शिक्षा का अधिकार कौन से संशोधन में, ये थोड़ा सा ऐसे मैचिंग कराना है आपको, कौन सा है इसको आपको देखना है। तो इसको आप देखेंगे तो ये इसका जो सही आंसर है वो है कौन सा? पहला ऑप्शन है ABCD, ये है, आप देख लीजिए, इसको मैच कराते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है डी। जी हाँ, तो ए का जो है वो कौन सा है, यानी शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन है, ठीक है। और नगर पंचायत का जो है 74वां, कौन सा? 74वां संविधान संशोधन। और उसके बाद पंचायती राज निर्वाचन 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। और उसके बाद सेवा कर 88वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन का आंसर।
आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेड क्लिफ लाइन जो है सीमा निर्धारित करती है, मतलब किसके किसके बीच की सीमा को निर्धारित करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच, तीसरा है भारत एवं पाकिस्तान के बीच, चौथा है भारत एवं चीन के बीच। तो सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर इसका क्या है, रेड क्लिफ कौन है भैया, भारत एवं पाकिस्तान के बीच। तीसरा ऑप्शन सही है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच। ठीक है, रेड क्लिफ जो है रेड क्लिफ सीमा निर्धारित करती है। उसके बाद उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये जो है इसमें 38 डिग्री अक्षांश जो होता है, 38 डिग्री अक्षांश इसको निर्धारित करता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच का जो सीमा है उसको निर्धारित करती है। अब आगे जो है उसके बाद अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सा, 49 डिग्री। ठीक है, 49 डिग्री, कौन, 49 डिग्री जो है यहाँ पर जो अक्षांश रेखा होती है वो जो है इसका दोनों के मतलब निर्धारित करती है, सीमा निर्धारित करती है। फिर उसके बाद भारत एवं चीन के बीच, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा। याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वनाच्छादित है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अधिकतम मतलब उसके क्षेत्र का, जो राज्य है उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत, इस पॉइंट पर ध्यान देना है। नहीं तो अक्सर गलती करके लोग आ जाते हैं, बस आंख मूंद कर मार देंगे कि भैया सबसे ज्यादा वन कहाँ है, मार के चले आए मध्य प्रदेश, और हो गई गलती। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो जो सबसे सटीक और सही आंसर है वह है मिजोरम। यानी मिजोरम का जो क्षेत्र है उसका 85.34% जो है किससे आच्छादित है, वनाच्छादित है, वन से आच्छादित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होता है वह कौन है, मिजोरम। ठीक है, और आप जान लीजिए कि कोई जरूरी नहीं है कि जो आंसर यहाँ पर दिया गया, क्वेश्चन दिया गया, वही आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। जो अलग अलग होते हैं उनको भी, जो भी मैं बताता हूँ उसको जो है आप लोग लिखा करें, या फिर आप जो है जो पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, सारा मटेरियल लिखा लिखा है आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल आप अपनी मर्जी के अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र, ओबरा ताप विद्युत केंद्र, ध्यान दीजिएगा, ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थापना की गई। तो पहला जो है ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा जर्मनी, तीसरा जापान, चौथा रूस। तो ये 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो ये जो है कौन सा है, रूस से। जी हाँ, तो भारत में ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना रूस के सहयोग से, किसके, रूस के सहयोग से। ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के, अब ये जान लीजिए कि कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। ठीक है, यह एक एनटीपीसी का उपक्रम है। कभी पूछा जा सकता है कि जो है ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है, तो आपको बताना है सोनभद्र। कहां पर है, यूपी में। और यह क्या है, एनटीपीसी का एक प्रकार का उपक्रम ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा या से तारा जो है हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहला ऑप्शन है अफेयर, दूसरा है अल्फा सेंचुरी, तीसरा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, चौथा है एटा कैरिना। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। जी हाँ, हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो सौरमंडल से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना दूर है भैया, 4.2 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो ये है, इसको आप नोट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या है, मतलब किसे कहा जाता है, समझिएगा। यहाँ पर 4 मैदान का नाम दिए गए हैं। ठीक है, ये इसमें पहला ऑप्शन है सेल्वा, दूसरा है पंपास, तीसरा है प्रेरी, चौथा है स्टेपीड। जी हाँ, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा घास का मैदान है जो चौड़ा है परंतु वृक्ष रहित घास का मैदान है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन थोड़ा सा इसमें जानिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है पंपास। क्या है, पंपास। ठीक है, हालांकि यह जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे में स्थित है, जो समशीतोष्ण वृक्ष रहित घास का मैदान है। कहां पर है, अर्जेंटीना और उरुग्वे में, जो कि कहाँ है, दक्षिण अमेरिका का जो है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ा सा इन और ऑप्शनों के बारे में जान लीजिए। सेल्वा, ये क्या है, ये अमेजन बेसिन है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में यह भी है। यह जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन है। अब आगे ये प्रेरी क्या है, प्रेरी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए भैया। ये कनाडा और यूएसए के मध्य, ठीक है, स्थित समशीतोष्ण घास का मैदान है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, गेहूं का कटोरा। कभी क्वेश्चन बन सकता है भैया कि गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है या कौन प्रसिद्ध है, तो कौन है, प्रेरी। ठीक है, अब उसके बाद स्टेपी कौन है, स्टेपीज। ठीक है, ये यूरोप का समशीतोष्ण घास का
मैदान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त है, समझ में आ ही रहा है। इसका अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। और तीसरा ऑप्शन है यह एक बंद तंत्र होता है। चौथा है यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। एक बात हमारी ध्यान रखिएगा मित्र, कभी भी परीक्षा में आप सवाल को हल करिएगा तो क्वेश्चन और उसके आंसर को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, तो आधा आंसर आपका वहां पर क्लियर हो जाएगा। अब इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा कि ये तीनों तो नहीं है। ठीक है, ये तीनों नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? यह एक बंद तंत्र, क्योंकि आप जानते हैं परिस्थिति तंत्र बंद नहीं होता है। ठीक है, ये बल्कि खुला होता है। तो थोड़ा सा जान लीजिए। सर्वप्रथम एजी टांसले नामक एक प्राण विज्ञानी जो कि ने 1935 ईस्वी में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी, ठीक है, शब्द का प्रयोग किया। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, ये बंद नहीं है भैया। और जो है इसमें क्या है? जैविक अजैविक संघटक, भू पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रसायन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, उत्पादकता, स्थिरता, पादप जगत, जीव जगत, बायोम, पर्यावरण अवनयन, असंतुलन, प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रबंधन आदि का अध्ययन। मतलब इतने जो शब्द हमने बोले हैं, अगर ये सब आ रहे हैं तो ये सब आप समझ जाइएगा पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क और अभ्यारण्य हैं? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा पश्चिम बंगाल। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वह है मध्य प्रदेश। तो ध्यान से समझिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 10 जो है राष्ट्रीय उद्यान है। इन चारों ऑप्शनों में से मैं बता रहा हूं भैया, ध्यान समझिएगा। ठीक है, हालांकि और जो है 25 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, 10 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 वन्य जीव अभ्यारण्य है। हालांकि जो है सर्वाधिक जो वन्य जीव अभ्यारण्य 96 है, वो कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, हालांकि हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। तो आप समझ लीजिए जो इम्पोर्टेंट हैं उनको थोड़ा सा। मध्य प्रदेश में जो कुछ है, जैसे कान्हा है, शिवपुरी है, एवं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में हमारा जो है दुधवा नेशनल पार्क अभ्यारण्य है। ठीक है, और राजस्थान में रणथंभौर एवं सरिस्का जो है वन अभ्यारण्य है। और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व होता है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 373 यानी 373 केल्विन पर, और 277 केल्विन पर, और 273 केल्विन पर, और 269 केल्विन पर। तो इसका जो सही आंसर है वह है 277 केल्विन पर। जी हाँ, इसका जो अधिक यानी जल का जो अधिकतम घनत्व कब होता है? 277 केल्विन पर। जी हाँ, जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो कब होता है? 277 केल्विन पर। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में, यानी जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में पूछा गया था, तो उस समय के लिए हाल ही में शब्द इस्तेमाल हुआ है कि हाल ही में सीरिया ने गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था। कौन सा रासायनिक हथियार का प्रयोग किया गया था उसको बताना है। तो मस्टर्ड गैस, क्लोरीन गैस, मेथिल आइसोसाइनाइड गैस, और चौथा है सरीन गैस। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि 2013 की बात किया जा रहा है भैया। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है सरीन गैस। जी हाँ, कौन सी गैस? सरीन गैस में। ठीक है, सीरियाई नागरिक युद्ध के दौरान, यानी जो आपस में सिविलियन वार हुआ था 21 अगस्त 2013 के दौरान, सीरिया के दसित राज्य के जो है घौटा क्षेत्र में हमले में सरीन गैस का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, यह गैस तंत्रिका तंत्र को बहुत प्रभावित करती है, यानी आदमी को सुस्त कर देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आंख में धूल जाती है तो कौन सा अंग सूज जाता है? भैया ध्यान से समझिएगा, कौन सा अंग सूज जाता है? पहला है कार्निया, सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है। पहला है कार्निया, दूसरा है जो है रक्तक पटल, तीसरा है नेत्र श्लेष्मा, चौथा है दृढ़ पटल। ठीक है, तो इसका आंसर आपको सही बताना है। तो इसका सही आंसर है सी। जी हाँ, नेत्र श्लेष्मा। जी हाँ, आंख के ऊपर और नीचे के पलकों के भीतर के भाग एवं आंख के सामने के भाग में पुतली को छोड़कर एक पतली श्लेष्मा झिल्ली रहती है। ठीक है, इसे नेत्र श्लेष्मा कहते हैं। यह बाहरी कचरे से नेत्र की सुरक्षा करती है। इसमें
इसके जब इसमें जब संक्रमण होता है तो इसमें सूजन आ जाती है, लालिमा, जलन, इस तरीके का लक्षण आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया था? पहला है 1963, दूसरा है 1973, तीसरा है 1983, चौथा है 1993। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या है इसका? सी आंसर 1983। जी हाँ, 1983 में इंग्लैंड में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा एक लड़की की हत्या का मामला हल किया गया था। ठीक है, आप जानते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के द्वारा व्यक्ति के जैविक अंशों द्वारा, जैसे रक्त हो गया, बाल हो गया, स्पर्म हो गया, लार हो गया एवं अन्य कोशिका के स्रोतों के सहारे उसके डीएनए की पहचान की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सा संस्थान करता है? ध्यान से समझिएगा भैया, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। ठीक है, ये जो है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सा संस्थान करता है? पहला ऑप्शन है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और तीसरा है एनएसएसओ। ठीक है, और चौथा है आईएसआई। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। ध्यान से समझिएगा, जब एक क्वेश्चन पूछा गया था, इतने क्वेश्चन झुआ भर पूछे गए इसमें, तो जब ये क्वेश्चन पूछे गए थे उस समय जो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ द्वारा, किसके द्वारा? सीएसओ के द्वारा। ध्यान समझिएगा, सीएसओ द्वारा किया जाता था, लेकिन जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी और इसका प्रारंभ 1949 से शुरू हो गया था। लेकिन वर्तमान में जो आय की गणना की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है? एनएसओ के द्वारा। किसके? एनएसओ के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सामान्य वित्तीय विद्यमान में चरण जो है निम्नलिखित सम्मिलित हैं। कौन कौन से चरण सम्मिलित होते हैं उसको बताना है। तो पहला चरण है जो है ऑप्शन है, इसमें देख लीजिएगा, बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना, लेखानुदान, वित्त विधेयक को पारित करना। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से शामिल होते हैं, चरण सम्मिलित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ए बी सी डी कौन सा है, थोड़ा सा आपको देख लेना है और लेकर के इसका आंसर आपको देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको जो है यहाँ पर तीसरा ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 यानी सामान्य वित्तीय विज्ञान में 1, 2 और 3, 4 चरण जो है शामिल होते हैं। ये जो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देखें, यहाँ पर फसल दिया है और यहाँ पर खरपतवार, फसल खरपतवार। तो इसमें मैचिंग कराना है कि कौन गलत मैचिंग है। ठीक है, गेहूं के साथ में फ्लेरिस माइनर है और धान के साथ में बथुआ लिखा है, मटर के साथ में प्याजी लिखा है और बरसीम के साथ कासनी लिखा हुआ है। ठीक है, कासनी। तो इसका जो मैचिंग है आपको मिलाना है। तो इसमें जो सही है यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है वह है धान। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि धान में पानी होता है और पानी में बथुआ नहीं पैदा होता है, यानी बथुआ कहाँ पर होता है? बथुआ गेहूं में पैदा होता है, गेहूं का खरपतवार है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो धान हो जाएगा, यानी धान में बथुआ नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में प्रचलित साक्षरता दर की गणना की जाती है, किससे की जाती है? कुल जनसंख्या में, बच्चों की जनसंख्या से, वयस्कों की जनसंख्या से, कि 7 वर्ष के ऊपर के जनसंख्या से? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या से। भारत में जो प्रभावित जो साक्षरता दर है उसकी गणना कहां से की जाती है? 7 वर्ष के ऊपर की जनसंख्या से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है। ठीक है, पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपको बताना है। पहला है 3 ग्राम, दूसरा है 4 ग्राम, तीसरा है 7 ग्राम और चौथा है 9 ग्राम। हालांकि ये ऑप्शन जो है यहाँ पर थोड़ा सा 4 के बजाय 5 लिखा होना चाहिए था, 5 ग्राम, इसको 5 ग्राम पढ़ा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए, पहला ऑप्शन 3 ग्राम, दूसरा है 5 ग्राम, तीसरा है 7 ग्राम और चौथा है 9 ग्राम। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है? 5 ग्राम। जी हाँ, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग क्या है? 5 ग्राम है। जी हाँ, हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कहीं पर अलग अलग चीजें दी गई हैं, लेकिन आप 5 ग्राम को मान करके चलें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है कनाल, दूसरा है मारला, तीसरा है बीघा, चौथा है धूर। तो उत्तर प्रदेश में जो परंपरागत भूमि मापन इकाई है उसको बीघा या बिस्वा कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं जो जमीनें खरीदी बेची जाती हैं बीघा या बिस्वा के रूप में नापी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थिर नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कलोल, दूसरा है कोसंबा, तीसरा है नौगाम, चौथा है मोरन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मोरन। ठीक है, मोरन जो है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कहाँ नहीं स्थित है? गुजरात में नहीं। बाकी ये तीनों नौगाम,
कलोल और कोसंबा, ये तीनों स्थित हैं कहां पर? गुजरात में। और हालांकि यहां पर जो सही आंसर है वो है मोरन। तो अब मोरन कहां पर स्थित है, थोड़ा सा ये आपको जान लेना चाहिए, ठीक है। तो मोरन आपका डिब्रूगढ़ में स्थित है। मोरन कहां पर स्थित है? डिब्रूगढ़, जो कहां पर है? असम राज्य में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सबसे उचित रहता है? तो पहला है ऊपर काला नीचे उजला, दूसरा है ऊपर उजला नीचे काला, तीसरा है मात्र काला और चौथा है मात्र उजला। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी आंसर। जी हाँ, ऊपर उजला और नीचे काला। धूप से बचने के लिए छाते में रंग का जो संयोजन रखा जाता है वह ऊपर उजला और नीचे काला रहता है, जो है श्वेत, जिससे क्या होता है कि श्वेत रंग जो प्रकाश का पूर्णतः परावर्तक है, जिससे बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित हो पाती है। अतः छाते की जो ऊपरी सतह सफेद होने की वजह से गर्मी से बचा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आपके 30 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिलहाल इसका पीडीएफ पाने के लिए, इसके डिटेल मटेरियल को पाने के लिए आप पेड ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।